हेलो डियर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये विश्व की भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। विश्व के भूगोल की इस श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में आपका। इससे पहले हम सभी लोगों ने सौर मंडल के पूरे डिटेल को क्लियर कर लिया है। जितना भी सौर मंडल से सवाल बनता है सबको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। सिर्फ अब वहां से कुछ सवाल आप लोगों को सॉल्व करने हैं जो मैं एमसीक्यू बना करके आप सभी लोगों से सॉल्व करवाऊंगा आपका, ठीक है ना। और लेकिन आज की ये जो टॉपिक है आपका विश्व के भूगोल में, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पृथ्वी की गतियां। यहाँ से जानते हैं क्या क्या सवाल बनता है। सवाल ये बनता है आपका कि हमारी पृथ्वी पर कब जो है दिन छोटा और दिन बड़ा होता है, कहां पर दिन रात एक समान होते हैं आपका, हमारे उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात कब छोटा बड़ा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कब दिन और रात छोटा बड़ा होता है। इन सारी बातों की जो है इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे आपका, ठीक है ना। तो ये वीडियो जो है लेखपाल के पेपर से लेकर के, चाहे यूपी टेट का हो चाहे सुपर टेट का हो, कोई भी परीक्षा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसे आप सभी लोग जरूर देखेंगे आपका, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका और देखेंगे यहाँ पर टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। आप लोगों ने पहले पढ़ा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर क्या करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाती है। यहां पर एक ग्राफ के माध्यम से आप लोग समझेंगे। इसके बाद जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है पृथ्वी एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करती है, गति करती है आपका। पृथ्वी जो है एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्या करती है, सूर्य की चारों तरफ घूमती है, ठीक है। यहां पर समझिए आप सभी, ये सूर्य और ये क्या है, ये है आपका पृथ्वी। यानी कि सूर्य के चारों तरफ यह पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में, किधर से किधर, पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जो है क्या करती है, चक्कर करती है। लेकिन पृथ्वी में एक गति और होती है आपका, जैसे ये पृथ्वी एक गति से तो इसके चारों तरफ घूम रही है, लेकिन एक ऐसी गति है जो ये अपने अक्ष पे घूम रही है आपका। जैसे इस तरीके से आपका ये इस तरीके से अपने अक्ष पर घूम रही है और एक इसके चारों तरफ घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ आपका, ठीक है। अब यहां पर क्या निकल के आया सामने आप लोगों का कि पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक कौन सी गति होती है आपका, एक गति होती है घूर्णन गति हो जाएगी, और एक गति कौन सी हो जाएगी आपका, जो इसके चारों तरफ लगाती है पृथ्वी, उसे क्या कहेंगे, परिक्रमण गति हम लोग कहेंगे आपका, ठीक है। यानी कि रोटेशन गति और रिवोल्यूशन दोनों गतियां इसमें पाई जाती है पृथ्वी में। और इन्हीं गतियों के कारण जो है आपका दिन रात का छोटा बड़ा होना, ऋतुओं का परिवर्तन, ये तमाम सवाल यहां से क्लियर होते हैं आपका, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और सामने आती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती ही है, सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, साथ में यह अपने अक्ष पर झुकी हुई भी है। कितना डिग्री आपका, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो है ये पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। यह सवाल आप लोगों से पूछता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है आपका, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग क्लियर कर लिए। अब आइए थोड़ी सी और बातें समझ लेते हैं जिसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी आपका। अभी चूंकि वो टॉपिक हम लोग अक्षांश और देशांतर में पढ़ेंगे, लेकिन उसको यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी जरूरत आपको अभी पड़ेगी वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं गोलार्धों के बारे में, इसके बाद आगे बढ़ेंगे आपका। देखिए ये विषुवत रेखा है, अभी आगे अक्षांश और देशांतर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए, ये 0 डिग्री जो है इसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं इसको, विषुवत रेखा कहते हैं। और यहीं पर एक मुख्य रेखा और होती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो होती है इसे हम लोगों ने कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कर्क रेखा कहते हैं। और यहां पर भी एक 23.5 डिग्री गुजरती है आपका, 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं आपका। यानी कि ये कुछ मुख्य रेखाएं हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। ये जो 0 डिग्री रेखा है ना, विषुवत रेखा, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित कर देती है। जैसे अभी हम पढ़ाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो आपको सोचने लगेंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है आपका। तो यहां समझ लीजिए थोड़ा सा, ये जो विषुवत रेखा है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित कर देती है आपका। और इसके ऊपर के भाग को, जैसे अपने मैप में मैंने बताया पहले दिन कि ये ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है और ये दक्षिण होता है आपका। इतनी बातें हम लोगों ने क्लियर किए थे। तो इसमें ये जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तर कहलाएगा, ये नीचे वाला भाग दक्षिण, और ये इधर वाला भाग जो है पूर्व, और इधर वाला भाग पश्चिम कहलाता है आपका, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो ये 0 डिग्री है आपका, ये 2 भागों में बांटेगी, यानी कि ये पूरा भाग जो है ये क्या हो जाए, कहलाएगा आपका, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तरी, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा आपका, ठीक है। ध्यान देंगे यहां पर, ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और यहां से लेकर के ये पूरा भाग जो है ये क्या कहलाएगा,
दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा आपका, ठीक है ना। और एक जो देशांतर रेखा होती है 0 डिग्री, ये भी दो बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को आपका 0 डिग्री देशांतर। और इससे ये जो पूर्व वाला भाग होता है ये पूरा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये वाला जो भाग होता है इसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहेंगे, यानी कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। अगर हम लोग इस 0 डिग्री को देखेंगे तो ये जो आधा भाग ये पूरा बांट रही है इसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और यहां से ये पूरा आधा भाग जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन ये 0 डिग्री आपका बांटती है, तो यहां से ये पूरा ये जो भाग है ना, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये पूरा भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और ये 90 डिग्री जो है आपका, ये ध्रुवीय होती है आपका। ये दोनों क्या है? ध्रुवीय। 90 डिग्री ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगी। क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव कहलाएगी। और ये 90 डिग्री क्या कहलाती है? दक्षिणी ध्रुव कहलाती है आपका, ठीक है। यहाँ पर ध्रुवों से भी सवाल बनेंगे आपका कि पृथ्वी का वह कौन सा भाग है जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है आपका, तो यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे आप सभी लोग। ये इतना तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया कि 0 डिग्री से ये पृथ्वी का शेष आधा भाग उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से ये शेष आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध, और ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये जब इस दो भागों में बांटेगी इधर, तो इधर वाले भाग को हम लोग पूर्वी गोलार्ध और इधर वाले भाग को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं आपका। इतना आप लोगों ने क्लियर किया। अब आइए हम सभी लोग इसकी गतियों के बारे में पढ़ते हैं आपका। ये चीज आप लोग ग्राफ पे बना करके इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे आपका, ठीक है ना। चलिए इसे मिटा देते हैं और आइए हम लोग एक एक करके अब सारे पॉइंट्स को समझते हैं आपका, ठीक है। और इसको नोट भी करते चलेंगे आप सभी लोग, अच्छे से नोट बनाइए आप सभी लोग, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगली वीडियो आपको मिल सके आपका। और खास करके आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि शेयर करने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है, उतना कम से कम कर दिया करिए आप सभी लोग, ठीक है। मेहनत हम लोग करते हैं तो कम से कम शेयर और लाइक तो जरूर किया करें आप सभी लोग। आइए यहाँ पर देखते हैं हम सभी लोग पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी गतियां होती हैं? एक होती है घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। और दूसरी गति कौन सी होती है यहां पर? परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, यानी कि 2 गतियां होती हैं पृथ्वी में, घूर्णन गति और परिक्रमण गति आपका, ठीक है ना। इसे रोटेशन कहते हैं और इसे रिवोल्यूशन कहते हैं आपका, ठीक है ना। ये 2 बातें होंगी यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा, ये घूर्णन गति की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दैनिक गति। इस गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। और इस परिक्रमण गति को हम लोग क्या कहते हैं? इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति भी कहा जाता है इसको। अब एक बात ध्यान देना, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं आपका, दैनिक गति को, या इसको परिभ्रमण गति कहते हैं आपका। क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं इसको, ठीक है। यानी कि इसको घूर्णन गति, दैनिक गति अथवा परिभ्रमण गति कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण अथवा वार्षिक गति के नाम से हम लोग जानते हैं आपका। अब आइए यहां पर ध्यान देते हैं इनकी परिभाषा के बारे में। देखिए इसकी बात हम लोग पहले करते हैं घूर्णन गति की। घूर्णन गति की जो परिभाषा होती है आप लोगों से मैंने पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर करने के साथ में अपनी अक्ष पर भी वो घूमती है, जिसे हम सभी लोग घूर्णन गति अथवा दैनिक गति अथवा परिभ्रमण गति के नाम से जानते हैं आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो गति रोज रोज कंप्लीट होगी, सवाल बनता है कि आखिर परिभ्रमण गति किसे कहते हैं आपका और दैनिक गति किसे कहते हैं? दैनिक कार्य का मतलब क्या होता है? वो कार्य जो रोज रोज किया जाए उसे क्या कहते हैं? दैनिक कार्य कहते हैं आपका। यानी कि जो गति रोज रोज कंप्लीट करती है पृथ्वी, वो कौन सी गति होगी? आपका दैनिक गति होगी। और घूर्णन आप कहीं करने जाते हैं, जैसे अपने अक्ष पे अगर आपको घूमना हो तो कम समय लगता है, और किसी के चारों तरफ अगर घूमना रहता है तो अधिक समय लगता ही नहीं लगता है, लगता है ना। तो अगर कम समय में जो गति कंप्लीट होती है ना, उसे हम लोग घूर्णन गति अथवा दैनिक गति अथवा परिभ्रमण गति कहते हैं आपका। ज्यादातर कंफ्यूजन परिक्रमण और परिभ्रमण में होता है। तो परिभ्रमण का मतलब क्या होगा? कि अपने अक्ष पर घूमना। परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण मतलब किसी के चारों ओर घूमना। जैसे आप मंदिर जाए तो परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमण इस मंदिर के चारों तरफ करते हैं ना, तो उसी से आप परिक्रमण गति को समझेंगे आप, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो यहां पर नोट करेंगे आप सभी लोग। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है जिसे घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं आपका। यह परिभाषा आप लोग नोट करेंगे, फिर आगे हम लिखवाते हैं इसमें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिसे घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं आपका। ठीक है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा के साथ में पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, इसे दैनिक गति अथवा घूर्णन गति कहा जाता है आपका। इसे नोट करेंगे आप सब लोग, इस परिभाषा को, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं परिक्रमण गति के बारे में आपका। ठीक है ना, चलिए थोड़ी सी बात और ध्यान दीजिए। ये जो गति है घूर्णन गति, ये पृथ्वी किस दिशा में करती है, तो यहां पर लिखेंगे आप सभी लोग, पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। यानी कि घूर्णन गति जो है वो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है। किस दिशा में आपका? पश्चिम से पूर्व दिशा में। और समय क्या लगती है, तो यहां पर समय लिख लेंगे आप सभी लोग, समय यहां पर लिख लेंगे कितने देर में ये कंप्लीट कर लेती है आपका। तो अगर एग्जैक्ट लिखेंगे आप सभी लोग तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। यानी कि घूर्णन गति को कंप्लीट करने में पृथ्वी कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड लगता है आपका। समथिंग इसको हम लोग कह सकते हैं लगभग 24 घंटा। ये पॉइंट नोट करेंगे। यानी कि पृथ्वी को अपनी एक घूर्णन कंप्लीट करने में जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है आपका। और समथिंग लगभग कितना लग जाता है आपका? तो 24 घंटे का समय लगता है आपका। ये घूर्णन गति किधर से किधर करती है पृथ्वी? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में करती है पृथ्वी। पश्चिम से पूर्व दिशा में यह क्या करती है? घूमती है सूर्य के चारों तरफ आपका। कैसी कक्षा में घूमती है, सवाल पूछता है। तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। कैसी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो है पृथ्वी क्या करती है? इसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमती है और यही समय लगता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि दिन और रात जो है पूरा एक दिन कंप्लीट जो है 24 घंटे में हो जाता है आपका। ठीक है ना। तो 24 घंटे में जब एक दिन कंप्लीट होता है तो अब आप एक सवाल बताएंगे कि ये दिन और रात रोज रोज होता है और ये गति भी रोज रोज कंप्लीट होती है। तो दिन रात का होना किस गति के कारण संभव होता है? यहां से निष्कर्ष सामने आ गया कि घूर्णन गति, दैनिक गति अथवा परिभ्रमण गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात का होना संभव होता है आपका। ठीक है, यही सवाल आप लोगों से पूछता है। तो यहां पर नोट करिए आप सभी लोग, लिखवा देते हैं। यहां पर नोट कर लीजिए, इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात का होना, इस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात का होना संभव होता है। यानी कि घूर्णन गति, दैनिक गति अथवा परिभ्रमण गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात का होना संभव होता है, इसी गति के कारण आपका। ठीक है, नोट करिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नहीं भूलेंगे आपका। ठीक है, नोट कर लें इसको। चलिए
अब अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं, यहां पर देखेंगे आप सभी लोग परिभ्रमण गति के बारे में, अरे सॉरी परिक्रमण गति के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, इसके बारे में। अब परिक्रमण गति के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो देखिए उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमने के साथ में अपने अक्ष पर भी जो गति करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं, अरे परिभ्रमण गति कहते हैं आपका। यहां पर देखेंगे, लिखेंगे यहां पर कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप सभी लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। चलिए नोट करेंगे इसको कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं आपका, यानी कि जिस गति से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। अब यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ट्रिक क्या है इसको पकड़ने का। देखो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर कंप्लीट करती है, क्या वो एक दिन में कंप्लीट कर लेती है? नहीं, उसको कंप्लीट करने में कम से कम 1 वर्ष का समय लग जाता है आपका, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी जिस गति से सूर्य के चारों तरफ एक गति पूरा कंप्लीट करती है, तो इसको लगभग आप देखेंगे तो 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है आपका, ठीक है। अगर ऐसे करेंगे तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड के आसपास समय इसका लग जाता है आपका। तो सीधा सीधा आप यहां पर याद कर सकते हैं कि जो गति पृथ्वी ज्यादा दिन में कंप्लीट करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं आपका। और ज्यादा दिन में क्या क्या होता है, तो ऋतुओं का परिवर्तन अधिक दिनों में होता है, और दिन और रात का छोटा बड़ा होना क्या रोज रोज होता है? नहीं होता है। इसको कम से कम 4 महीने का समय तो लग ही जाता है आपका, ठीक है ना। तो दिन रात का छोटा बड़ा होना भी रोज रोज नहीं होता है, ये भी काफी टाइम बाद होता है। और जो गति काफी दिनों के बाद कंप्लीट होती है ना, उस गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। तो जो परिवर्तन भी काफी दिनों के बाद होगा वो किस गति कारण होगा, तो परिक्रमण गति के कारण होगा आपका, ठीक है। नोट कर लेंगे इस पॉइंट को। चलिए मैं लिखवा देता हूं यहां पर। अब इसकी समय अवधि क्या है, समय, यानी कि इसको कंप्लीट होने में समय क्या लगता है, तो इसको कंप्लीट करने में समय लग जाता है आपका 365 दिन 6 घंटा। देखिए क्या क्या लिखा मिलता है, 365 दिन 6 घंटा लिखा मिलेगा आपको, या 365.25 लिखा मिलेगा आपको, या यहां पर क्या मिलेगा आपको 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। तीनों बातें आप लोग नोट कर लेंगे, अलग अलग तरीके से लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब देखिए परिक्रमण गति कंप्लीट होने में 365 दिन और 6 घंटा लगता है, और यही 6 घंटा जो है वो लीप ईयर में जुड़ करके ना 1 दिन बढ़ जाता है। हर चौथे वर्ष में 1 दिन क्या होता है, वो जुड़ जाता है। अगर इसको 4 बार गुणा करेंगे 6 जो 24 हो जाएगा, 1 दिन हुआ तो वही 1 दिन जुड़ जाता है। और लीप ईयर में दिनों की संख्या, यहां पर नोट करेंगे आप कि लीप ईयर में दिनों की संख्या जो होती है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है, दिनों की संख्या, लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 दिन होता है आपका। यह सवाल आपसे पूछता है कि लीप ईयर में दिनों की संख्या क्या होती है, 366 दिन होता है आपका, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए। इस परिक्रमण गति के समय को आप ये पूरा पॉइंट नोट करेंगे, या करके नोट करेंगे। समय पहला 365 दिन 6 घंटा, या 365.25 दिन, या
365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड आपका, 46 सेकेंड। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब नोट करेंगे अगला पॉइंट यहां से कि आखिर इस गति के कारण क्या क्या परिवर्तन पृथ्वी पर होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। अब देखिए परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, तो इस परिक्रमण गति के कारण जो है आपका लिखेंगे यहां पर, पहला पॉइंट लिखेंगे ऋतुओं का परिवर्तन, ऋतुओं का परिवर्तन। दूसरा हो जाएगा यहां पर क्या, दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, यानी कि परिणाम, यहां पर परिणाम। ठीक है, वार्षिक गति या परिक्रमण गति का परिणाम क्या होता है, तो ऋतुओं का परिवर्तन होता है और दिन रात का छोटा बड़ा होना संभव हो पाता है आपका। ठीक है ना, यही सवाल भी पूछता है आपसे कि ऋतुओं का परिवर्तन किस गति कारण होता है, वार्षिक गति या परिक्रमण गति कारण होता है। दिन रात का छोटा बड़ा होना संभव होता है किस गति कारण, परिक्रमण गति कारण। लेकिन दिन रात का होना संभव कैसे होता है, तो घूर्णन गति, रोटेशन गति के कारण जो है दिन रात का छोटा बड़ा, अरे दिन रात का होना संभव होता है। और छोटे बड़े की बात होगा आपका तो परिक्रमण गति या वार्षिक गति के कारण ये संभव होता है आपका। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं आपका। और देखिए अब एक बात होती है, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है ना, तो वो कभी नजदीक होती है और कभी दूर होती है। तो सवाल बनता है कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, और जब दूर होती है तो उसे क्या कहते हैं। इन दोनों बातों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आपका, पहले इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब एक घटना होती है, पूछता है अपसौर और उपसौर के बारे में। इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे क्लियर करेंगे आपका, अपसौर और उपसौर के बारे में आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप लोग देखेंगे ये है आपका सूर्य, सूर्य हो जाएगा और इसके चारों तरफ जो है पृथ्वी एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करेगी, गति करती है आपका। ठीक है, यहां पर सिर्फ इतने की जरूरत है हमको, ये हो जाएगा आपका पृथ्वी और इधर भी हो जाएगी आपका यहां पर पृथ्वी। ठीक है, मात्र 2 पॉइंट्स की हमको जरूरत है। अब देखिए एक चीज, आप ये पृथ्वी कभी सूर्य से दूर होगी और ये पृथ्वी कभी सूर्य के नजदीक होगी। अब सवाल ये बनता है आपका कि पृथ्वी जब सूर्य से दूर होती है, यानी कि अधिकतम दूरी, यहां पर नोट करेंगे आप, अधिकतम दूरी, और यहां पर हो जाएगा आपका निम्नतम दूरी, यानी कि यहां पर अधिकतम दूरी और यहां पर निम्नतम दूरी हो जाएगा आपका। अब एक बात पूछता है कि अधिकतम दूरी जब होती है तो कौन सी घटना होगी, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब कम दूरी होगी, निम्न दूरी होगी, तो फिर उसे हम लोग कौन सी घटना बोलेंगे आपका। तो ध्यान दीजिए, देखो 2 घटना ही होती है, एक अपसौर होता है और एक उपसौर होता है। तो अप मिस होता है जो बड़ा होगा उसे अप कहेंगे आप, ऊंचाई पर जो होगा, और उप मिस होता है छोटा। जैसे जिलाधिकारी को हम लोग देखेंगे तो उप जिलाधिकारी जिलाधिकारी से छोटा होता है ना, तो उप जो घटना होती है उपसौर, वो छोटी गति जब होगी तब होगी, और अपसौर जब पृथ्वी सूर्य के बीच में अधिक दूरी होगी आपका। ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, अपसौर ये घटना अधिकतम दूरी होती है ना, अधिकतम दूरी जब होगी तो घटना कौन सी होगी आपका, अपसौर, अपसौर हो जाएगी। और जब दूरी कम होती है तो कौन सी घटना होगी आपका, उपसौर वाली घटना हो जाएगी। यहां पर दोनों पॉइंट्स नोट हो गया। अब देखिए यहां पर, अब डेट पूछ लेता है, डेट कब होता है। 2 डेट होती है, एक 4 जुलाई होती है और एक 3 जनवरी होती है आपका। इन्हीं दोनों डेटों को आप लोग याद रखिए, और कैसे कौन सी घटना कब होगी देखिए। 3 जनवरी बड़ा कौन है, 4 जुलाई है ना, 4 तारीख बड़ी है, 3 और 4 में 4 बड़ा है आपका, तो 4 जुलाई, और यहां पर लिखेंगे 3 जनवरी आपका, 3 जनवरी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस 3 जनवरी, और यहां 3 ही वर्ड है जनवरी को, जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो JAN,
यानी कि JAN हो गया, 3 शब्द भी है और 3 तारीख भी है आपका, 3 डेट भी है आपका। तो 3 छोटा है इस 4 से, तो छोटी वाली घटना यानी कि दूरी कम होगी तो छोटी वाली घटना होगी, उपसर्ग होगी आपका, और डेट भी छोटा वाला होगा आपका, यानी कि 3 जनवरी। JAN, जनवरी को 3 वर्ड में लिखे हुआ JAN आपका, तो 3 जनवरी हो जाएगा। और अपसर वाली घटना जो है ये बड़ी घटना है, तो 4 तारीख बड़ी है, तो 4 जुलाई, और 4 वर्ड भी है JULY, 4 वर्ड भी है आपका। तो इससे आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका 3 जनवरी और 4 जुलाई। अब एक बहुत डाउट्स बच्चों के बीच में आता है, ऐसा है कि जब अधिकतम दूरी होती है आपका जुलाई में, तो हमारे यहाँ गर्मी क्यों ज्यादा पड़ती है, ये बात होती है। और जब निम्नतम दूरी होती है जनवरी में, तो हमारे यहाँ ठंडी क्यों पड़ती है, गर्मी पड़ना चाहिए ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं आपका, और जिस समय 4 जुलाई को ये जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, भले ही होती है, लेकिन उस समय हमारी जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, वो सूर्य की क्या होती है, सामने होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें हमारे यहाँ लंबवत पड़ती है और हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है आपका। यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग जनवरी वाली बात करेंगे आपका, तो 3 जनवरी के दिन जो है हमारे उत्तरी गोलार्ध सूर्य से विपरीत दिशा में होती है आपका, इसी कारण हमारे यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है, गर्मी का आभास नहीं होता है। तो इस स्थिति से हमारे यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है आपका। ठीक है, ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और यहाँ से सवाल भी बनता है इनसे। तो ये ग्राफ आप सभी लोग बना लीजिए अच्छे से, और ग्राफ बना करके जो है इसको आप लोग याद भी करेंगे आपका। ठीक है, और पृथ्वी इधर से इधर घूमती है, देख लीजिए आप सभी लोग, पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी क्या करती है, रोटेशन करती है, चक्कर करती है आपका। ठीक है, तो इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम सभी लोगों ने चर्चा कर ली पृथ्वी की गतियों के बारे में, और अपसौर और उपसौर के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया और चर्चा कर ली। अगली जो वीडियो है पृथ्वी की गतियों की, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे क्या, ऋतु परिवर्तन चक्र। अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे आपका ऋतु परिवर्तन चक्र। और ये ऋतु परिवर्तन चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बेहद इंपॉर्टेंट है ऋतु परिवर्तन चक्र। इसमें आप लोग जानेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, कब बसंत ऋतु होती है, कब शरद ऋतु होती है, कब ग्रीष्म ऋतु होती है, कब शीत ऋतु होती है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे, जो अगली वीडियो आपका आएगी ऋतु परिवर्तन चक्र वाली आपका। तो आप लोग जरूर देखिएगा इस वीडियो को, ऋतु परिवर्तन चक्र बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आपका। ठीक है, उसको देखेंगे तो आपको ये पृथ्वी के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी आपका, कैसे कैसे सा परिवर्तन हो रहा है। तो ये ज्योग्राफी की जो क्लास कंटिन्यू चल रही है एकदम टॉपिक वाइज, तो इसलिए आप सभी लोग एकदम टॉपिक से, सीरियल से आप लोग नोट बनाए, अच्छे से बनाए, क्योंकि ये एकदम मैं सीरियल से पढ़ा रहा हूँ। पहली जो वीडियो बनाए थे उसमें सौर मंडल हमने पूरा कंप्लीट किया, और सौर मंडल की जो अगली कड़ी है आपका पृथ्वी गति, इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अगली में आपका जो अगली वीडियो आएगी उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आपका। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं आपका, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आप लोगों से नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।